गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? देखिए, कई दिन से हम आपके लिए वीडियोस नहीं लेके आए। हम कई दिन से लेक्चर नहीं लेके आ पाए। उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि कई दिन से थोड़ा गला खराब चल रहा है। पर आज से हम उसी सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं जहां हम राजस्थान ज्योग्राफी को छोड़ के गए थे और इंडियन ज्योग्राफी को छोड़ के गए थे। यानी कि जहां हम राजस्थान के सामान्य परिचय वाले भाग की बात कर रहे थे, उसी की आज हम बात करेंगे। मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं कि आपको इंतज़ार था, पर आज हम उस इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और आपके लिए जो लेक्चर लेके आए हैं वो राजस्थान का सामान्य परिचय। देखिए, हमने नामकरण वाले पॉइंट को इसमें पढ़ लिया था, नामकरण को, यानी कि हमने राजस्थान के परिचय में नामकरण को कंप्लीट कर लिया था, जिसके लिए आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं हमने नामकरण को पॉइंट को क्लियर किया। इस नामकरण वाले पॉइंट में कुछ चीज़ें मैं जो कि लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ उनको रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि हम यहाँ चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, एक तो हमने राजस्थान को नाम दिया था राजपूताना। राजपूताना नाम जो दिया ये विलियम फ्रैंकलिन ने दिया, और इस शब्द का प्रयोग जो किया वो जॉर्ज थॉमस ने किया। यानी कि पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया वो जॉर्ज थॉमस ने किया, और इस शब्द का उल्लेख किताबी रूप में जो उल्लेख किया वो विलियम फ्रैंकलिन ने किया। ये बात हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी भी। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा जैसे शब्द दिए गए, और ये तीनों शब्द दिए थे कर्नल जेम्स टॉर ने। ये बात भी हमने जान ली थी। और भी कई सारे नाम हमने जाने थे, जैसे कि राजस्थान को मरुकांतर भी कहते हैं, राजस्थान को राजस्थानीय शब्द भी दिया गया, गोसुंडी शिलालेख सिरो चित्तौड़गढ़ में, सॉरी। उसके अलावा राजस्थाना द्वितीय शब्द भी मिलता है, और ये मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। तो कई सारे नाम हमने राजस्थान को दिए, पर फाइनली हमने ये कहा था कि राजस्थान के लिए जो राजस्थान नाम प्रशासनिक रूप में या कानूनी रूप में जो स्वीकार किया गया वो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था भाई? 26 जनवरी 1950 को। और हमने यहाँ ये भी सीखा था कि राजस्थान अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 का। कब आया था भाई? 1 नवंबर 1956 को, जो कि इसके एकीकरण का अंतिम चरण था। उस दिन हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया। और राजस्थान दिवस पूछा जाए तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये सारी बात हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी। आज हम इन सबसे आगे बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की, कि राजस्थान की स्थिति क्या है। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं भाई। अगर राजस्थान की स्थिति की हम बात करें तो स्थिति में हमें दो पॉइंटों को जानना है भाई। राजस्थान की स्थिति में हमें दो पॉइंटों को जानना है। एक तो राजस्थान की स्थिति को हम ग्लोब पर देखेंगे, ग्लोब के संदर्भ में, और एक राजस्थान की स्थिति को हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। दो तरीके से हम राजस्थान की स्थिति को देखेंगे, एक तो ग्लोब के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में। जब भी किसी स्थान की स्थिति को ग्लोब के संदर्भ में देखा जाता है तो उससे मतलब होता है कि हम उसकी स्थिति को अक्षांश व देशांतर रेखाओं के हिसाब से देख रहे हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहां हम राजस्थान की स्थिति को ग्लोब पर देखेंगे और एक भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की ग्लोब के संदर्भ में। और देखिए, अगर राजस्थान की स्थिति की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को देखेंगे। अक्षांशीय स्थिति को, और इस चीज को जानने के लिए आप इतना दिमाग में रखें कि हमारा जो ग्लोब है, ये अपना ग्लोब है। इस ग्लोब पर दोनों ही प्रकार की रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं भी होती हैं
और देशांतर रेखाएं भी होती हैं। ये जो कि ग्लोब हमारी पृथ्वी का मॉडल है उसको आप क्या कह रहे हैं, ग्लोब कह रहे हैं। देखिए ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं भी होती हैं और देशांतर रेखाएं भी होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्षैतिज रूप में खींची जाती हैं, समानांतर रूप में खींची जाती है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्लोब पर क्षैतिज रूप में या समानांतर रूप में या लेटे हुए जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और ये जो आपको दिख रही है ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको मैं भूमध्य रेखा भी कह सकता हूं, भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा। ये सब इसके ही नाम है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने इस ग्लोब के दो हिस्से कर दिए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो दक्षिण में जो हिस्सा है इसको कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होगा, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे दक्षिणी गोलार्ध होगा। यानी कि हम यहाँ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से किसी भी स्थान की दो स्थिति हो सकती है, या तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। हो सकता है कि वो दोनों गोलार्धों में स्थित हो, ये डिपेंड करेगा उसके अक्षांशीय मान के ऊपर। देखिए 0 डिग्री के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं और नीचे भी 90, यानी कि 90 अक्षांश 0 डिग्री के ऊपर है और 90 ही नीचे हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई स्थान ए है जो यहाँ बैठा हुआ है और कोई स्थान बी है। अब आपसे कहा जाए ए और बी की अक्षांशीय स्थिति है तो आप ये कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में। और अगर उसी प्रकार से मैं कहूँ कि यहाँ डी बैठा हुआ है और यहाँ ई बैठा हुआ है और मैं अब आपसे कहूँ कि डी और ई की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी स्थान की अक्षांश के हिसाब से दो स्थिति होती है, या तो उत्तरी गोलार्ध में, या तो उत्तरी गोलार्ध में, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में हो सकता है कि कोई स्थान यहाँ बीच में हो, कोई स्थान यहाँ बीच में स्थित हो और आप ये कहें कि सर ये तो दोनों गोलार्धों में है। हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके अक्षांशीय मान के ऊपर। पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी स्थान अक्षांश के हिसाब से पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले तो इस बात को कंफर्म कर लें कि अक्षांश के हिसाब से किसी भी स्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध होगी या दक्षिणी गोलार्ध होगी। अब अगर इसी प्रकार से हम देखें, अब अगर इसी प्रकार से हम देखें तो हमारे भारत की स्थिति अक्षांश रेखा से यानी कि 0 डिग्री के ऊपर है और अक्षांश रेखा के हिसाब से हम उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि भारत की अक्षांशीय स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो कन्फर्म सी बात है कि हमारा राजस्थान कहाँ रहता है भाई, भारत में। हम कहाँ पर स्थित है भाई, भारत में। तो जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है वही किसकी होगी, राजस्थान की। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान की अलग से कोई अक्षांशीय स्थिति नहीं होगी। हमारे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति वही होगी जो हमारे भारत की है। और हमारा भारत 0 डिग्री के ऊपर है, इस हिसाब से राजस्थान वाले भी कहाँ होंगे, 0 डिग्री के ऊपर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो आपको कहना है केवल उत्तरी गोलार्ध। इस बात को हम अभी और डायग्राम से समझ लेंगे। तो हम कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद अगर हम देशांतरीय स्थिति को देखें, अगर हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति को देखें तो जिस तरीके से ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं होती हैं उसी तरीके से मान लीजिए ये एक ग्लोब है और ये ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसका मतलब ये है कि अक्षांश रेखाएं तो समानांतर खींची जा रही थी लेटे हुए क्षैतिज, जबकि देशांतर रेखाएं लंबवत खींची जा रही हैं। क्या अक्षांश रेखाओं के काम है, क्या देशांतर रेखाओं के काम है, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं,
ये सारी चीज हम अलग से अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक में समझेंगे। अभी यहाँ केवल हम अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति की बात कर रहे हैं, वो भी राजस्थान के संदर्भ में। उसको हम भारत से रिलेटेड इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम राजस्थान को आसानी से समझ पाए। अब देखिए, अगर कोई शहर 0 डिग्री के पूर्व में स्थित होगा तो हम कह देंगे ये पूर्वी गोलार्ध है, क्योंकि जिस तरीके से 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने दो हिस्से किए थे, उत्तर और दक्षिण, उसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा ने दो हिस्से कर दिए हैं, पूर्वी गोलार्ध, और इधर जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। अब अगर हम देखें, मान लीजिए कोई शहर अगर यहाँ स्थित है, मान लीजिए ये कोई शहर है, तो हम कहेंगे कि इस शहर की देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। अगर ये शहर यहाँ स्थित है चाहे यहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे कि ये जो शहर है इसकी देशांतरीय स्थिति पश्चिमी गोलार्ध में, क्योंकि 0 डिग्री के इधर ये कहीं भी स्थित है, इसकी देशांतरीय स्थिति क्या रहेगी? पश्चिमी गोलार्ध। और अगर 0 डिग्री के इधर है तो क्या रहेगी? पूर्वी गोलार्ध। और अगर यही चीज हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा भारत 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? 0 डिग्री के पूर्व में। इस हिसाब से अगर भारत की देशांतरीय स्थिति को देखा जाए तो भारत की देशांतरीय स्थिति हो जाएगी पूर्वी गोलार्ध। और हम कह रहे हैं कि जब हमारा पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो हमारा राजस्थान भी कहाँ होगा? पूर्वी गोलार्ध में। इस हिसाब से राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति होगी, राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी? पूर्वी गोलार्ध। अब आपसे केवल इतना प्रश्न किया जाए कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है पूर्वी गोलार्ध, भारत की अक्षांशीय स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, भारत की देशांतरीय स्थिति है पूर्वी गोलार्ध। भारत का कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी राज्य, चाहे कोई निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है, वो सारे अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में होंगे और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कह सकता है कि अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी। बस ये कंफ्यूज करने के लिए हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत की प्रत्येक चीज कहाँ होगी? अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। अब अगर ये प्रश्न आपसे कर ले कि राजस्थान की अक्षांश व देशांतर के हिसाब से, अक्षांश व देशांतर के हिसाब से दोनों को मिला के पूछ ले भाई, एक तो हमसे अक्षांशीय स्थिति पूछ ली, एक देशांतरीय स्थिति पूछ ली, एक ये कह दे कि भाई राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति बता दो, या फिर राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति बता दो। तो इसका मतलब ग्लोब पर तो दोनों ही रेखाएं होती है ना भाई, ग्लोब पर तो दोनों ही रेखाएं होती हैं, क्योंकि हमने कहा कि अगर ये आपका ग्लोब है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के हिसाब से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर इसी चीज को हम देखें ग्लोब पर तो हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के हिसाब से हम कहाँ बैठे हुए हैं? पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ बैठे हुए हैं भाई? पूर्वी गोलार्ध में। अब अगर इन दोनों को मिला के कहा जाए तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई ग्लोब पर तो दोनों ही रेखाएं खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं भी होती हैं और देशांतर रेखाएं भी होती हैं। अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, सॉरी अक्षांश रेखा, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो इसके हिसाब से हम भारत वाले यहाँ स्थित हैं, और अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो इसके हिसाब से हम पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि देशांतर के हिसाब से हम हो गए पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश के हिसाब से हम हो गए उत्तरी गोलार्ध में। और दोनों को मिला के मैं कहूं तो हम कह देंगे कि हम भारत वाले हो गए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति व देशांतरीय स्थिति दोनों पूछी जाएं तो उत्तर व पूर्वी गोलार्ध, और केवल एक पूछी जाएगी तो अक्षांशीय वाली तो आपको कहना उत्तरी गोलार्ध, देशांतर वाली पूछी जाएगी तो पूर्वी गोलार्ध। हाँ, अगर ये कह दे कि भारत की ग्लोब पर स्थिति, तब भी बात वही है, क्योंकि ग्लोब पर दोनों ही रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं भी और अक्षांश रेखाएं भी। अगर उसने ग्लोब कह दिया तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अक्षांश के हिसाब से पूछना चाह रहा है या देशांतर के हिसाब से, इसलिए हमें दोनों के हिसाब से आंसर करना है, और दोनों के हिसाब से जब हम आंसर करेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भारत की स्थिति
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान की स्थिति भी कहाँ होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध, राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान क्या, भारत का कोई भी गांव कोई भी शहर होगा वो यहीं स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश के हिसाब से उत्तर में, देशांतर के हिसाब से पूर्व में। क्लियर हुआ भाई। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हम आगे पढ़ेंगे ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं भी पढ़ेंगे। ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर 90 अक्षांश खींचे जाते हैं, 90 अक्षांश खींचे जाते हैं, नीचे भी 90 अक्षांश खींचे जाते हैं। तो 0 के ऊपर 90 अक्षांश और नीचे 90 अक्षांश। तो एक चीज मैं यहां आपको कंफर्म कर दूं कि 0 के ऊपर के जो अक्षांश होंगे उन सब के आगे लगेगा n, यानी कि उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध वाले हैं। और 0 डिग्री के नीचे जितने भी अक्षांश होंगे, चाहे वो 1 डिग्री है, चाहे वो 2 डिग्री है, चाहे वो 3 डिग्री, जो भी है उन सब के आगे लगेगा s, क्योंकि वो सारे कहाँ पर हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश लिए जाएंगे उन सब के आगे बोला जाएगा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ से नॉर्थ। और जितने भी देशांतर लिए जाएंगे 0 डिग्री के इधर जितने भी देशांतर होंगे, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर 180 देशांतर खींचे जाएंगे पूर्व में और 180 ही पश्चिम में खींचे जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि 0 डिग्री के इधर पूर्व वाले जो भी देशांतर होंगे उनके सब के आगे लगेगा ई, और इधर वाले जितने भी देशांतर होंगे 0 डिग्री के उन सब के आगे लगेगा डब्लू। तो इधर हम कहेंगे ईस्ट और इधर क्या कहेंगे, वेस्ट। तो इधर सब होंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इधर सब हो जाएंगे पश्चिमी देशांतर। उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री के ऊपर, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो इसके ऊपर जितने भी होंगे सब कहलाएंगे ये उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले जितने भी होंगे ये सारे कहलाएंगे दक्षिणी अक्षांश। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे जब हम राजस्थान का और भारत का अक्षांशीय मान देखेंगे तो वहाँ हमें काम पड़ेगा। ये बात कंफर्म कर लेना भी, भारत का या राजस्थान का या राजस्थान के किसी भी जिले का या भारत के किसी भी राज्य का अक्षांशीय मान जब भी आपको पढ़ना है या बोलना है तो उसको नॉर्थ से नॉर्थ कहना है, क्योंकि हम पहले ही कन्फर्म कर चुके हैं कि हमारा भारत अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। और अगर आपको देशांतर बोलने हैं तो उन सब के आगे पूर्व से पूर्व लगाना है। ठीक है, अब इस चीज को हम डायग्राम पर देख लेते हैं भाई। देखिए अगर मैं कहूँ ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये सारे महाद्वीप आपको बताए गए हैं, अगर इनके हिसाब से ग्लोब पर हम देखें तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है भाई, ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो कि अफ्रीका के मध्य से जा रही है और उधर दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करते हुए जा रही है। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके हिसाब से ये जितने भी हिस्से हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ये सब उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है भाई, ये उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री के अगर इधर देखें तो ये जितना भी हिस्सा है ये सब किस में आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसके हिसाब से देखिए भाई, हमारे भारत की बात करें तो हमारा भारत तो आपको क्लियर दिख रहा है, ये हमारा भारत यहाँ नजर आ रहा होगा भाई आपको, ये अपना प्यारा भारत है। तो यहाँ अगर भारत की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के हिसाब से तो हम उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हुआ भाई, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान की भी वही होगी, भारत की वही होगी। और अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और अगर इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम देखें तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा ने 0 डिग्री देशांतर रेखा ने दो हिस्से कर दिए हैं। इधर वाले हिस्से को अगर मैं देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये हिस्सा होगा ये होगा पूर्वी गोलार्ध वाला, और ये हिस्सा जो होगा ये कौन सा होगा, पश्चिमी गोलार्ध वाला।
इस हिसाब से अगर देखें तो हम भारत वाले यहीं आ रहे हैं, यानी कि 0 डिग्री के पूर्व में, इसलिए हमने भारत की देशांतरीय स्थिति को लिखा है पूर्वी गोलार्ध। पर अगर अक्षांश और देशांतर इन दोनों के हिसाब से मैं देखूं तो हमारा भारत, अगर इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है भाई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि ये जो गोलार्ध होगा ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो हम एक चीज कंफर्म कर पा रहे हैं कि अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध, और दोनों को मिला के कहा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कंफर्म हुआ भाई? ठीक है। अब देखिए, अब हमें देखना है, तो हमने राजस्थान की स्थिति को ग्लोब पर देख लिया। अब ग्लोब पर देख लिया तो मैं यहां लिख सकता हूं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध, केवल अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध। और अगर मैं कहूं ग्लोब के हिसाब से या अक्षांश व देशांतर दोनों के हिसाब से, तो उत्तर व पूर्वी गोलार्ध ऐसा कह दूंगा भाई। तो यहां ध्यान रखना, जब भी वो प्रश्न करेगा तो आपसे पूछेगा, इस तरीके से प्रश्न करेगा, राजस्थान की अक्षांशीय, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, और आपको पहला ही ऑप्शन वो देगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और दूसरा ऑप्शन आपको देगा दक्षिणी गोलार्ध। इस तरीके से वो सेट करके देगा। ज़्यादातर इस ऑप्शन को पहले क्यों रखता है उत्तर पूर्वी को? क्योंकि इसको आप पढ़े हुए रहते हैं तो आप तुरंत इसको आंसर कर देते हैं, जबकि वो राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति दोनों को एक साथ नहीं पूछ रहा है, ना ही ग्लोब के हिसाब से पूछ रहा है, वो केवल किसके हिसाब से पूछ रहा है? अक्षांश के हिसाब से। इस हिसाब से ना तो ये आंसर होगा और ना ही ये आंसर होगा। आंसर क्या होगा भाई? उत्तरी गोलार्ध। क्या आंसर होगा भाई? उत्तरी गोलार्ध। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी भाई? ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करते हैं भाई? भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी उसको देख लेते हैं भाई। तो देखिए भाई, ये अपना भारत है। अब हम भारत के हिसाब से बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर हम भारत के हिसाब से बात कर रहे हैं तो यहाँ हम अक्षांश और देशांतर के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, या हम भारत की डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं। किसके हिसाब से बात कर रहे हैं भाई? भारत की डायरेक्शन के हिसाब से। अगर भारत की डायरेक्शन को देखा जाए तो ये जो दिशा होगी, ये जो दिशा है भारत की, ये दिशा है दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। और अगर इस दिशा को देखा जाए, ऊपर वाली दिशा को, तो ये दिशा हो जाएगी भारत की उत्तर दिशा। और अगर मैं भारत की इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये पूरी जो दिशा हो जाएगी, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा। और अगर भारत के इधर मैं देखूं इस डायरेक्शन को, तो ये पूरी हो जाएगी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। और अगर हम कह रहे हैं कि ये पूरी उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो इनके बीच में ही तो हमारा, इनके बीच में कौन है भाई? हमारा राजस्थान। इनके बीच में कौन है भाई? हमारा राजस्थान है। इस हिसाब से ये कौन सी दिशा हो गई भाई? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई भाई? उत्तर पश्चिम। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि भारत की ये जो दिशा है पूरी, ये पूर्व दिशा है, ये जो दिशा है ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर है। और अगर मैं कहूँ ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इनके बीच में ये डायरेक्शन कौन सी हो गई भाई? उत्तर पश्चिम। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ भाई? तो हम कह रहे हैं कि भारत के अकॉर्डिंग हम कौन सी डायरेक्शन में हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो यहां हम लिख सकते हैं भाई, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगी भाई? उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ? तो हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध, देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध, और अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ग्लोब पर हमें जो गोलार्ध ले रहे हैं ना, वो अक्षांश और देशांतर के हिसाब से ले रहे हैं,
भारत के हिसाब से तो हम केवल दिशा की बात कर रहे हैं, यहाँ गोलार्ध नहीं कहेंगे इसको, उत्तर पश्चिम गोलार्ध, क्योंकि भारत के कोई अलग से गोलार्ध नहीं है। गोलार्ध तो हम ग्लोब पर डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, इससे आगे हम बात करते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान की। किसकी बात करते हैं भाई? राजस्थान के अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान की बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय मान और एक बात करेंगे देशांतरीय मान। देशांतरीय मान क्लियर हुआ भाई? इन दो चीजों को हम यहाँ देखेंगे, अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान, दोनों को यहाँ देखेंगे। अब देखिए भाई, अगर मैं कहूँ ये अपना भारत है और इस भारत के नीचे से यहाँ से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है। कौन सी रेखा जाती है भाई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म है कि हम 0 डिग्री के ऊपर वाले अक्षांश यूज करेंगे। पहले मैं भारत की बात क्यों कर रहा हूँ? जिससे आप राजस्थान को लिंक कर पाए। जैसे ही आप 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से भारत का अक्षांशीय मान प्रारंभ हो जाता है और वो मान है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है भाई? 6 डिग्री 4 मिनट। इसको क्या लिखूंगा? नॉर्थ। क्या लिखेंगे भाई? नॉर्थ। और इससे आगे जब आप चलेंगे और मुख्य भूमि पर आएंगे तो यहाँ जो अक्षांशीय मान है भारत का वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको 6 डिग्री 45 मिनट कह सकते हैं, इसको 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये कहाँ पर है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में पड़ता है। यहाँ से तो मुख्य भूमि का अक्षांश प्रारंभ हुआ और यहाँ से लेके आपका पूरे भारत का प्रारंभ हो गया। और हम फैले हुए हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इसका मतलब, सॉरी भाई, ये बात कंफर्म है, ये बात कंफर्म है कि हम भारत वाले 6:45 से लेके 37:06 तक फैले हैं। और मुख्य भूमि की बात करें तो 8:04 से लेके 37:06 तक बात करें। दोनों के आगे नॉर्थ क्यों लगाया है? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में हम, तो यहाँ भी एन लगाया है, यहाँ भी एन लगाया है। ये नहीं सोचना है कि ये भारत की साउथ दिशा है तो मैं यहाँ एस लगा दूं, इसका मतलब आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा? गलत। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर भारत 6:45 से 37:06 के बीच में फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही हमारा राजस्थान स्थित है। और अगर हमारे राजस्थान को हम देखें तो हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय मान जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। यानी कि हम 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक फैले हुए हैं। कौन भाई? राजस्थान वाले। तो राजस्थान का अक्षांशीय मान क्या है? हम कह देंगे 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। ये राजस्थान का अक्षांशीय मान है। इसका मतलब हम इसके बीच में स्थित हैं। क्लियर हुई भाई ये बात? तो अब आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय मान 6:45 से बताना है आपको 37:06 तक। भारत की मुख्य भूमि का पूछा जाए तो 8:04 से 37:06 तक। केवल राजस्थान का पूछा जाए तो आप कहेंगे सर हम 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक फैले हुए हैं। अब राजस्थान के अगर देशांतरीय मान की बात करें तो देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो आपका भारत है, देखिए दूसरे नक्शे में देख लेते हैं एक बार। यहाँ से जो
रेखा जो प्रारंभ होती है देशांतर रेखा, उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है भाई? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ जाके वो क्या होती है? समाप्त। और यहाँ उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है भाई? 97 डिग्री 25 मिनट। इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। अब इसके आगे मुझे क्या लगाना है भाई? ई। हाँ, माना ये भारत की पश्चिम दिशा है, पर हम भारत की दिशा के हिसाब से अक्षांश और देशांतर नहीं ले रहे हैं। वो तो हम किसके हिसाब से ले रहे हैं? ग्लोब के हिसाब से। और ग्लोब पर ये जो देशांतर हैं ये सारे पूरब वाले हैं, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ? ई। और यहाँ भी क्या लगाऊंगा? ई। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं हमारा राजस्थान स्थित है। और जब हम राजस्थान को देखते हैं तो हमारे राजस्थान का अक्षांशीय मान यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, सॉरी देशांतरी मान जैसलमेर से प्रारंभ हो जाता है। और वो जो मान है वो है आपके 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। यानी कि हम राजस्थान वाले 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक फैले हुए हैं। इसका मतलब अक्षांश के साथ हमेशा क्या लगाना है? एन से एन, और देशांतर के साथ ई से ई, राजस्थान और भारत के संदर्भ में। इसी चीज को हम यहाँ देख लेते हैं। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान यहाँ से प्रारंभ हो गया, और यहाँ से प्रारंभ हुआ तो ये हो गया 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, और यहाँ खत्म हो गया। और यहाँ जो मान है वो कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। क्या मान है भाई? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। और अगर मैं कहूँ देशांतरीय मान की बात करूँ तो यहाँ जो देशांतरीय मान आएगा वो आएगा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और इधर जो आएगा वो आएगा 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। क्लियर हुआ भाई? ये राजस्थान का अक्षांशीय मान है और ये राजस्थान का देशांतरीय मान है। क्लियर हुआ? अब अगर इस हिसाब से देखें तो हम कह रहे हैं कि भाई राजस्थान के यहां से अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी। तो एक प्रश्न आता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 25 डिग्री नॉर्थ। कौन सी है भाई? 25 डिग्री नॉर्थ। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 25 डिग्री अक्षांश रेखा, 25 डिग्री अक्षांश रेखा। और प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो आपका आंसर होगा, सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा होगी वो होगी आपके 27 डिग्री। कौन सी होगी भाई? 27 डिग्री नॉर्थ। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो होगी वो 27 डिग्री नॉर्थ होगी, और सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली कौन सी होगी? 25 डिग्री। उसी हिसाब से अगर मैं देशांतर रेखा की बात करूं तो सबसे लंबी जो देशांतर रेखा जो होगी वो होगी आपके, ये जो रेखा है ये है 74 डिग्री ईस्ट। यानी कि इधर से हम चल रहे हैं 69 70 71, इस तरीके से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो रेखा है इसका मान है 74 डिग्री ईस्ट। ये राजस्थान की सबसे लंबी देशांतर रेखा है, और 27 डिग्री नॉर्थ यानी कि अक्षांश रेखा ये राजस्थान की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। और अगर इस हिसाब से हम कहें कि सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा तो आप कहेंगे 25 डिग्री नॉर्थ। अब अगर आपके इनकी बात करें तो हम आपसे पूछ लेगा वो भाई राजस्थान का सबसे पश्चिमी अक्षांश कौन सा है? तो आप कहेंगे 69 डिग्री। राजस्थान का सबसे राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर। अब देखिए कंफ्यूज मत होना, ये सारे देशांतर पूर्व वाले ही हैं, पर राजस्थान के संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये राजस्थान के सबसे पश्चिम में, तो मैं इसे राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर कह सकता हूँ, और इसको राजस्थान का सबसे पूर्वी देशांतर। अब आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, तो आप कह देंगे धौलपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्रीगंगानगर। कौन सा हो जाएगा भाई? श्रीगंगा। दक्षिण में बांसवाड़ा, उत्तर में श्रीगंगानगर, पश्चिम में जैसलमेर, और पूर्व में धौलपुर। ये आपके बिंदु होंगे, इनको हम बारीकी से भी समझेंगे भाई। तो हमने अक्षांश की बात की राजस्थान के, देशांतर की बात की, और उसकी स्थिति की बात की। अब यहां से मैं एक प्रश्न बना के बता देता हूं आपको, उसको देख लेना भाई। देखिए भाई प्रश्न आएगा, राजस्थान का अक्षांशीय मान है, राजस्थान का
अक्षांशीय मान है? ये प्रश्न आएगा आपके। राजस्थान का अक्षांशीय मान है। अब देखिए यहाँ उसने ऑप्शन सेट करके आपको दिए हैं 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट ईस्ट तक। एक ऑप्शन आपको दिया है 23 डिग्री 3 मिनट साउथ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ तक। और उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिया है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। देखिए जिस तरीके से हमने पढ़ा है तो आंसर तो आपको पता लग गया होगा, पर एक बार हम चीज़ों को कंफर्म कर लेते हैं। देखिए ये आंसर यहाँ डाटा तो सही लिखा है, 23 डिग्री 3 मिनट भी लिखा है उसने डाटा, और 30 12 भी लिखा है, डाटा तो सही है। यहाँ एन लगाया है, सही बात है, पर यहाँ क्या लगा दिया ई, तो ये क्या हो जाएगा भाई गलत, क्योंकि हम जानते हैं अक्षांश के साथ ई और डब्ल्यू का तो कोई काम ही नहीं है। ये तो किसके साथ आएंगे, देशांतर के साथ। अक्षांश के साथ या तो एन आ सकता है और क्या आ सकता है एस, और भारत और राजस्थान के संदर्भ में हमेशा क्या आएगा एन, इसलिए तो क्लियर दिख रहा है गलत हो गया। फिर देखिए यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट डाटा से लिखा है, 30 डिग्री 12 मिनट डाटा से लिखा है, यहाँ लगा दिया एस और यहाँ क्या लगा दिया एन। लगभग 50% स्टूडेंट इसको करके आते हैं। वो क्या समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये जो अक्षांशीय मान यहाँ से प्रारंभ हो रहा है 23 डिग्री 3 मिनट, ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है, इसलिए वो एस लगा देते हैं, और यहाँ क्या लगा देते हैं एन, उत्तरी दिशा के हिसाब से। पर एक चीज़ बताइए भाई कि ये जो हम अक्षांश ले रहे हैं और देशांतर जो हम ले रहे हैं, क्या ये भारत के हिसाब से या राजस्थान के हिसाब से ले रहे हैं? नहीं, ये किसके हिसाब से ले रहे हैं, ग्लोब के हिसाब से। इस हिसाब से यहाँ हम 23 3 के साथ भी क्या लगाएंगे एन, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो फिर राजस्थान भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा भाई आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा रखा है एस। इसको देखते हैं भाई 30 डिग्री 12 मिनट एन, 23 डिग्री 3 मिनट एन। भाई देखिए डाटा सही लिखा है उसने, एन और एन भी लगाया है, पर उसने अपोजिट लिख दिया। भाई मुझे एक बात बताइए, आप राजस्थान वाले, आप राजस्थान वाले जो हैं वो इधर से इधर फैले हैं या इधर से इधर फैले हैं? तो हम कह रहे हैं कि सर 0 डिग्री के ऊपर फैले हम तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे बढ़ेंगे, ना कि 30 से नीचे की ओर आएंगे। तो हम तो 23 से ऊपर की ओर बढ़े और उसने अपोजिट करके लिख दिया, उसने इस तरीके से करके लिख दिया। डाटा तो सही है, एन और एन भी लगा रखा है, यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ भी कह रहा है, पर उसने अपोजिट करके लिख दिया, इसलिए वो क्या हो जाएगा गलत। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, वो गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अब लास्ट फाइनल आंसर कौन सा बचा आपका, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। इसी तरीके से देशांतर में भी पूछ सकता है, तो वहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे हम बात करें राजस्थान की, ये नो डाउट पश्चिम दिशा है, ये नो डाउट पूर्व दिशा है, पर जब भी देशांतर की बात करेंगे तो यहाँ भी पूर्व लिखना है और यहाँ भी पूर्व लिखना है, इसलिए उसके साथ भी हमें ई से लेके ई ही यूज करना है। क्लियर हुआ, ईस्ट से ईस्ट। तो ये हमने अक्षांश और देशांतर को पढ़ लिया। अब हम राजस्थान के कोणीय बिंदुओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, राजस्थान के कोणीय बिंदुओं की बात करते हैं। तो देखिए कोणीय बिंदु से मतलब क्या है कि राजस्थान की जो लास्ट पॉइंट है जहां जाके राजस्थान समाप्त हो रहा है, उनकी बात हम करेंगे। तो देखिए अब देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ जो बिंदु होगा वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। हालांकि अक्षांश रेखा तो यहाँ कौन सी है भाई, 23 डिग्री 3 मिनट है, पर ये किसी ना किसी स्थान से तो जारी है, और उस स्थान का नाम है बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई, बांसवाड़ा। तो हम कह रहे हैं कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम है, सॉरी राजस्थान के दक्षिणी बिंदु का नाम है
बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। अगर हम राजस्थान के उत्तरी बिंदु को देखें तो उत्तरी बिंदु यहाँ होगा, और यहाँ हमने डाटा पढ़ा है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। अब इस बिंदु का नाम है कोणगाम, कोणगाम, गंगानगर तहसील, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, श्री गंगानगर। ये कौन सा बिंदु है भैया, आपके उत्तरी बिंदु। राजस्थान के अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु जो स्थित होगा वो यहाँ स्थित होगा। यहाँ जो देशांतर रेखा है वो देशांतर रेखा का मान है 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। और यहाँ जो बिंदु होगा उस बिंदु का नाम है सिलाना गांव, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील, और डिस्ट्रिक्ट है आपका धौलपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, धौलपुर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सबसे पश्चिम में आपके कौन सा देशांतर गुजरता है, वो है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और यहाँ जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है कटरा गांव, कटरा गांव, सम तहसील, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसलमेर। तो अब आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणगाम, गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर। आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। हो सकता है कि वो हमसे बिंदु का एग्जैक्ट नाम ना देके डिस्ट्रिक्ट को पूछ ले डायरेक्ट कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो कौन सा है भाई, धौलपुर। देखिए आगे हम बात करेंगे हालांकि, पर एक चीज यहाँ समझ लेना कि राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जो बिंदु है, यानी कि इसका मतलब है कि सबसे पहले सूर्योदय यही होगा। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, पूर्व में। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं इस बात को भाई, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व में। और हमारे सबसे पूर्व में कौन है, धौलपुर। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो आप कह देंगे कि सर धौलपुर में। और सबसे लेट सूर्योदय पूछा जाए तो आप कह देंगे कि सर जैसलमेर में। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ अगर सूर्य होगा तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ आएंगी भाई, धौलपुर में। और सबसे लेट कब पहुंचेंगी भाई, जैसलमेर में। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, तब भी आपका आंसर होगा धौलपुर। सबसे पहले उदय हो रहा है और सबसे पहले अस्त हो रहा है कहाँ पे भाई, धौलपुर में। सबसे लेट उदय हो रहा है और सबसे लेट अस्त हो रहा है कहाँ पर भाई, जैसलमेर में। इस बात को हम किसी दिन नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतर तरीके से और बारीकी से समझेंगे। अभी केवल आप फिलहाल के लिए इतना सुन लीजिए, इसको जब हम समय निकालना सीखेंगे तब इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, मान लीजिए, शायद मैं ग्लोब लाना भूल गया अभी। अभी आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए अगर यहाँ आपका धौलपुर है, ठीक है, और यहाँ आपका जैसलमेर है, और इधर सूर्य है, तो सबसे पहले जो किरणें आएंगी वो कहाँ आएंगी, धौलपुर पर। और सबसे लेट कहाँ पहुँचेंगी, जैसलमेर में। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। यहाँ अगर आपका धौलपुर है, यहाँ अगर आपका जैसलमेर है, और यहाँ अगर आपका सूर्य है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो किरण आएंगी वो कहाँ आएंगी, धौलपुर में, और उसके बाद कहाँ आएंगी, जैसलमेर। पर जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो सबसे पहले जो दूर होगा वो कौन होगा, धौलपुर। और सबसे लेट में दूर कौन होगा भाई, जैसलमेर। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले किरण भी यहीं पे आई है और सबसे पहले दूर भी ये हो गया। तो इसका मतलब सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर में होगा, और सबसे लेट सूर्योदय और सबसे लेट अस्त जैसलमेर में होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर ये बात आपने समझ ली है तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की आकृति की। किसकी बात करते हैं भाई, राजस्थान की आकृति। तो देखिए राजस्थान की आकृति की अगर हम बात करें तो टी एच हैंडले नामक व्यक्ति ने राजस्थान की आकृति को सर्वप्रथम बताया, और उन्होंने राजस्थान की आकृति बताई रोम्बस प्रकार की, रोम्बस या रोम्बस प्रकार की।
जिसको हिंदी में हम कह रहे हैं विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। इसी चीज को राजस्थान वालों ने अपने हिसाब से क्या कह दिया? पतंगाकार। क्योंकि आपको तो चीजों को और आसान करना था, क्योंकि राजस्थान वाले तो इसको कहने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने हिसाब से ढाल लिया चीज को। क्या कह दिया भाई? पतंगाकार। अगर हम राजस्थान की स्थिति को देखें तो हम ये कह रहे हैं कि ये लगभग आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे पतंग। अगर आप इसमें यहाँ एक धागा लगा दें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये क्या है? पतंग। तो हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान की आकृति जो है वो लगभग पतंगाकार है। कैसी है भाई? पतंगाकार। और इसी को टी.एच. हैंडले ने रोम्बस कहा या रोम्बस कहा, जिसको हम कह रहे हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अथवा पतंगाकार। कन्फर्म हुआ भाई? तो ये राजस्थान की आकृति है। राजस्थान के साथ साथ हम राजस्थान के कई जिलों की आकृति देखेंगे, पर उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा। उस क्लास में केवल हम राजस्थान के जिलों की आकृति की बात करेंगे। जैसे कि राजस्थान के कई जिले हैं, जिसमें एक जिला है जिसकी आकृति धनुषाकार है। कैसी आकृति है भाई? धनुषाकार। राजस्थान का एक जिला है जिसकी आकृति मेंढक के समान है। राजस्थान का एक जिला है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। राजस्थान का एक जिला है जिसकी आकृति मोर के समान है। राजस्थान का एक जिला है जिसकी आकृति बतख के समान है। तो लगभग सारे पशु हमारे पास आ गए जिलों में। ठीक है, हम उनको देखेंगे राजस्थान के जिलों की आकृति को, पर उसको हम विस्तार से डिस्कशन में देखेंगे चीज़ों को। अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। इस चीज़ को आप यहाँ डायग्राम पर भी देख सकते हैं। यहाँ आपको शायद क्लियर समझ में आ जाए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आकृति कैसी नजर आ रही है भैया आपको? लगभग पतंगाकार नजर आ रही है। ठीक है, और इसी को हम कह रहे हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या रोम्बस। अब देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है हम उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमने जो सबसे पहले बात की वो हमने बात की राजस्थान के नामकरण की, जिसके लिए हमने अलग से क्लास रखी थी। नामकरण को हमने अलग से क्लास में समझा था। इस बिंदु को हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसके बाद हमने राजस्थान की स्थिति की बात की, तो आपने कहा सर राजस्थान की दो स्थिति हैं, एक तो अक्षांश के हिसाब से और एक देशांतर के हिसाब से। और इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अक्षांश के हिसाब से हम उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। और अगर दोनों को मिला के कहा जाए तो हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि ग्लोब के हिसाब से पूछ ले या राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति एक साथ पूछ ले तो हम कह देंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उसी हिसाब से अगर हम कहें तो भारत के सर हम उत्तर पश्चिम दिशा में हैं। कौन सी दिशा में भाई? उत्तर पश्चिम दिशा में। हम कह रहे हैं भारत की हम कौन सी दिशा में हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में। ये पॉइंट हमने समझ लिया था। और इस चीज़ को हमने डायग्राम से भी समझा था कि हम अगर ग्लोब पर देख रहे हैं तो हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हैं, अक्षांश के हिसाब से देख रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर के हिसाब से देख रहे हैं तो पूर्वी गोलार्ध में। और इसी चीज़ को जब हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो हम कौन सी दिशा में हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में। ये चीज़ हमने समझ ली थी। उसके बाद हमने राजस्थान के अक्षांशीय मान की बात की, तो हमने उसके पहले पढ़ा भारत के अक्षांशीय मान को। तो आपने कहा भारत का अक्षांशीय मान 6:45 से प्रारंभ हो जाता है और 37:06 पे खत्म होता है। मुख्य भूमि का 8:04 से 37:06 तक है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमारा राजस्थान है, और राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। उसके बाद आपने कहा राजस्थान का देशांतरीय मान, तो आपने कहा सर भारत का जो देशांतरीय मान है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा राजस्थान है। और जब हमारे राजस्थान को हम देखते हैं तो हमारे राजस्थान का जो देशांतरीय मान है वो यहाँ से लेके यानी कि जैसलमेर से लेके और धौलपुर तक फैला हुआ था, जिसको हमने 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक लिखा था। ठीक है, तो हमने राजस्थान के देशांतरीय मान को भी देखा, राजस्थान के अक्षांशीय मान को भी देखा। ये दोनों हमने देख लिए। स्थिति हमने देख ली भारत की, प्रश्न भी बना के हमने देख लिया। उसके बाद हमने कहा यहाँ ये जो राजस्थान के अक्षांशीय मान से संबंधित प्रश्न है इसकी भी हमने बात की कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है, एक तो डाटा और उसके आगे हमेशा क्या लगाएगा? एन। हिंदी में अगर वो देता है तो हिंदी में शब्दों को ऐसे लिख के देगा शॉर्ट में, उत्तरी अक्षांश, इस तरीके से
उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। शॉर्ट में लिख के देता जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमने देशांतरीय मान की बात कर ली। फिर हमने राजस्थान की आकृति की बात की। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? हम कह रहे हैं राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। रोम्बस ने बताया, सॉरी टी.एच. हैंडले ने पहली बार बताया, रोम्बस नुमा आकृति है अथवा पतंगाकार कह सकते हैं। उसके अलावा आपने राजस्थान के कोणीय बिंदुओं की बात की। तो राजस्थान के कोणीय बिंदु दक्षिण में तो यही होगा भाई, 23 डिग्री 3 मिनट पर, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं भाई। आपके गांवों में बोरवेल लगती है पानी के लिए, तो बोरवेल लग गई तो यहाँ के लोग वैसे ही कुशल मंगल हो गए। और ये सिलाना गांव कहाँ पर है? राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में, पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। और आपका उत्तरी बिंदु कोंडगांव श्री गंगानगर तहसील, सॉरी कोंडगांव गंगानगर तहसील, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है श्री गंगानगर। ये हमने पढ़ा है। तो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, नामकरण, अक्षांशीय मान, देशांतरीय मान, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इससे आगे अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे और राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने नामकरण, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, उसकी आकृति और उसके कोणीय बिंदुओं को सीख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियोज़ के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।